हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एडमिशन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स पॉलिसीज की और इनका कॉम्प्लायंस हमें कैसे करना है। एनएबीएच का ये एएसी 2 स्टैंडर्ड है जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एक कोर, 3 कमिटमेंट और एक अचीवमेंट। आपको ये ध्यान देना है कि अचीवमेंट की आपकी आवश्यकता तभी पड़ती है जब आप सर्विलेंस ऑडिट पे हो या रिन्यूअल ऑडिट पे हो। अगर आपने एनएबीएच स्टैंडर्ड में पहली बार अप्लाई किया है तो आपके लिए सिर्फ पहले 4 स्टैंडर्ड अप्लीकेबल होते हैं। अगर आपको कोर, कमिटमेंट, अचीवमेंट और एक्सीलेंस का मतलब समझना है तो आप हमारे ही चैनल पे एक और वीडियो देख सकते हैं। एडमिशन की प्रोसेस में हमें क्या करना है, देखिए मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करूंगा कि आपको, देखिए हर हॉस्पिटल एडमिशन करता है, चाहे आप एनएबीएच के लिए जाएं चाहे ना जाएं। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करना है, तो एक्स्ट्रा ये करना है, पहली चीज तो आपको अपनी एडमिशन प्रोसेस डॉक्यूमेंट करनी है कि आप किसका एडमिशन लेंगे, किसका एडमिशन नहीं लेंगे। दूसरा, उस प्रोसेस के बारे में अपने स्टाफ को ट्रेन करना है। तीसरा, अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो देखा है यूट्यूब पे, तो आप देखेंगे वहां पे हम लोगों ने बात करी थी यूएचआईडी की, यानी यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर की। इसी तरह से यहाँ पे होता है आईपीडी नंबर, इन पेशेंट डिपार्टमेंट नंबर। तो जब एक पेशेंट आपके यहाँ पहली बार आता है तो उसका यूएचआईडी नंबर बनता है जो लाइफ टाइम के लिए उस पेशेंट के लिए यूनिक होता है। लेकिन अगर वो मरीज आपके पास 2-3 बार आके एडमिट होता है या जब भी वो एडमिट होता है तो हर बार उसका नया आईपीडी नंबर बनता है। यानी अगर मरीज सिर्फ लाइफ में एक बार एडमिट हुआ तो उसका एक आईपीडी नंबर बनेगा। लेकिन अगर मरीज आपके यहाँ 2 बार एडमिट हुआ तो उसके 2 आईपीडी नंबर होंगे, लेकिन यूएचआईडी नंबर चेंज कभी नहीं होगा। अब एनएबीएच की एक रिक्वायरमेंट है जो एएसी 2A में ही उन्होंने लिखी है कि जो एडमिशन की प्रोसेस है उसके बारे में एक साइनेज लगा होना चाहिए जो क्लियरली डिफाइन करे कि एडमिशन की प्रोसेस कैसे होगी। अब इसमें आपको ये डिस्प्ले करना है कि कई चीजें होती हैं, जैसे आप खुद भी कई चीजें लिखते हैं और कई बार वो लिखा नहीं होता है लेकिन स्टाफ को पता होता है, लेकिन यहाँ पे मरीज को और या उसके रिश्तेदार को बताना जरूरी है। ये ऐसी चीजें हैं जैसे आप एक जनरल कंसेंट लेते हैं या एडमिशन के समय आप कोई एडवांस डिपॉजिट लेते हैं, मरीज को क्या क्या कागज चाहिए होंगे एडमिशन के लिए, ये सारी चीजें आप उस प्रोसेस में लिख सकते हैं। साथ ही साथ एनएबीएच कहता है कि उन्हीं मरीजों को एडमिट किया जाना चाहिए जो आपका स्कोप ऑफ सर्विस के अंदर आते हैं। यानी कि अगर आप कार्डियोलॉजी सर्विस नहीं देते हैं तो आपको कार्डियोलॉजी के पेशेंट एडमिट नहीं करने हैं। लेट से अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ भी गया है तो आप उसे इमरजेंसी में देखेंगे, पेशेंट को स्टेबल करेंगे और उस सेंटर पे रेफर कर देंगे जहां पे कार्डियोलॉजी फैसिलिटीज हों। मैं अभी आपको एडमिशन प्रोसेस या एडमिशन पॉलिसी भी दिखाऊंगा इस पॉलिसी के इस प्रेजेंटेशन के एंड में। अब आते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स पे। ये पॉलिसी बेसिकली तब के लिए है जब आपके अस्पताल में बेड ना बचे हों। ऐसा यूजुअली एंडेमिक या पेंडेमिक के समय होता है, और या फिर कई बार जब आपके ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा चल रही हो किसी लोकल कम्युनिटी बेस्ड बीमारी के लिए या किसी डिजास्टर की वजह से। तो पहली चीज़, आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए कि क्या आप करने वाले हैं। उस पॉलिसी के लिए आपके स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इसमें बेसिकली होता क्या है जो आपके स्टाफ को पता होना चाहिए। नंबर एक, आपको कभी अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके यहाँ कोई भी बेड नहीं है या बेड बहुत कम बचे हैं, तो पहली प्रायोरिटी आपको अपने इंटरनल पेशेंट्स को देनी है। यानी कि जिनका ऑलरेडी एडमिशन है, यानी कोई वार्ड में एडमिट है, बाहर से कोई मरीज आया आईसीयू के लिए, तो आपके अंदर जो आईपीडी में पेशेंट वार्ड में एडमिटेड है, अगर उसे भी आईसीयू की आवश्यकता है तो आप आपके यहाँ पहले से एडमिटेड मरीज को प्रायोरिटी देंगे। दूसरा, हमेशा इमरजेंसी पेशेंट को प्रायोरिटी मिलेगी। लेट्स से आपका इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया और उसी दिन आपका प्लान्ड प्रोसीजर की वजह से भी आपको कुछ एडमिशन लेना था, तो आप ऑब्वियसली प्रायोरिटी इमरजेंसी वाले पेशेंट को देंगे। कॉमन सेंस है। इसी तरह से अगर आपके यहाँ मान लीजिए आईसीयू में के लिए एडमिशन आया, तो आपको देखना होगा कि क्या आपके यहाँ आईसीयू में कोई बेड खाली है या किसी पेशेंट की ऐसी स्थिति है कि क्या हम उसे डाउनग्रेड करके वार्ड में कर सकते हैं। वो देखने के बाद ही आपको एडमिशन लेना है।
इसी तरह से वार्ड में जब बेड नहीं बचते हैं तो फिर वहां पे डॉक्टर्स स्क्रीनिंग करते हैं कि क्या कोई मरीज है जिसे हम अर्ली डिस्चार्ज दे सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनल ट्रांसफर में भी हम पहली प्रायोरिटी हमेशा मरीज को की प्रायोरिटी के हिसाब से, अर्जेंसी के हिसाब से करते हैं। अब जब भी ऐसा कुछ होगा और आप रेफरल करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी होता है। साथ ही साथ जब भी ऐसी स्थिति जनरेट होगी तो आपके क्वालिटी डिपार्टमेंट को इस सिचुएशन को भी रिकॉर्ड करना जरूरी है एज एन इंसिडेंट, जिससे क्या क्या उस समय हमने गलतियां करी या क्या क्या अच्छी एक्टिविटीज करी वो हम रिकॉर्ड कर पाए और अगर पॉसिबिलिटी हो तो अगली बार हम और सुधार कर सके। यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, एडमिटिंग कंसल्टेंट्स की, बिलिंग डिपार्टमेंट की और इमरजेंसी की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज बिलिंग डिपार्टमेंट को पहले पता होना चाहिए कि हम प्रायोरिटी किसको देने वाले हैं। दूसरी चीज उन्हें यह पता होना चाहिए कि ऐसी कोई पॉलिसी या कोई ऐसे नियम हमारे यहाँ हैं भी। इस वजह से इमरजेंसी डिपार्टमेंट को भी पता होना चाहिए ये बात, कंसल्टेंट को पता होना चाहिए और ये फॉलो होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरह की पॉलिसीज बनी होती हैं। तो देखिए जैसे ये है एक एडमिशन पॉलिसी। तो आप देखेंगे यहाँ पे टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट एडमिशन, फिर स्कोप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर पॉलिसी है। फिर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एडमिशन है कि हम किसे पहले देंगे एडमिशन की प्रायोरिटी, और फिर प्रोसीजर मेंशन्ड है कि किस तरह से एडमिशन किया जाएगा। फिर इसी तरह से ये मैनेजमेंट ऑफ बेड रिसोर्सेज पॉलिसी है कि आप किस व्यक्ति को कैसी प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो आईसीयू की प्रायोरिटी किसे मिलेगी, एनआईसीयू की प्रायोरिटी किसे मिलेगी, डिजास्टर सिचुएशन में क्या होगा, फिर उसका प्रोसीजर क्या होगा, ऐसा आपको बनाना है पॉलिसीज को। ठीक है। सो अगर आपको इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। अगर आप हम लोग के इंस्टीट्यूट के क्लाइंट हैं तो आप अपनी वेबसाइट पे जाके इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, आपकी वेबसाइट पे ये वीडियो डिस्प्ले होगा, आपके यूट्यूब में नहीं, वेबसाइट पे ये वीडियो डिस्प्ले होगा और इसके जस्ट नीचे होगा टेक टेस्ट। आप उस टेस्ट को खोलेंगे, सारे वहीं पे आंसर कर देंगे, अपना नाम डाल देंगे, आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको भी दिख जाएगा और एचआर के पास चला जाएगा। थैंक यू।